नमस्कार। संसद टीवी पर आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम आम जनता की भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या कुछ चल रहा है। आज से ज़रा 20-25 साल पहले चलते हैं। आपको वो दौर याद होगा जब कुछ बैंकों की शाखाओं के बाहर लिखा होता था पूर्णतया कंप्यूटरीकृत ब्रांच। मतलब ये कि सभी शाखाएं कंप्यूटरीकृत नहीं थीं और न ही एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। बैंक से संबंधित कोई भी काम हो, जिस ब्रांच में अकाउंट होता था उसी ब्रांच में जाना हमारी मजबूरी भी थी। मैंने तो ये भी देखा है कि महीने के पहले सप्ताह के दौरान बैंकों के गलियारों में ग्रामीण इलाके के लोग अपना पेंशन निकालने के लिए लंच की पोटली तक बांधकर बैंक आते थे। वहीं फर्श पर बैठे रहते थे क्योंकि पेंशन निकालने में पूरा दिन लगना तय था। उनका कोई खाता नहीं होता था, पेंशन नकदी में ही मिल सकती थी और साथ ही जो चीज़ मुफ्त में मिलती थी वो थी बैंक बाबू की डांट। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन से आम जनता कोसों दूर थी। मगर पिछले 8-10 सालों में स्थिति काफ़ी बदली है। बैंकों में पहले के मुकाबले फुटफॉल काफ़ी कम हुए हैं क्योंकि लोग बैंक से संबंधित अपना बहुत सा काम मोबाइल और कंप्यूटर पर डिजिटल बैंकिंग के जरिए घर बैठे ही कर ले रहे हैं। और अब इस दिशा में हमने एक और कदम आगे बढ़ाया है। चौंकिएगा नहीं अगर मैं कहूं कि आपके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और यहाँ तक कि इंटरनेट भी नहीं है तो भी आप डिजिटल बैंकिंग बड़े आराम से कर सकते हैं। DBU यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के जरिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। ये इस दिशा में मील का पत्थर है। अब बिना मोबाइल और इंटरनेट वाला व्यक्ति भी इन केंद्रों पर जाकर खुद ही डिजिटल बैंकिंग कर सकता है। न किसी बैंक बाबू के सामने विनती करना और न ही समय की बर्बादी। आखिर ये सब कैसे संभव हो पाया, जानेंगे आज की चर्चा में। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में इस समय जुड़े हैं। चरण सिंह जी हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं, IMF में रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चरण सिंह जी। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं सुभाष चंद्र पांडे जी। आप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में विशेष सचिव रह चुके हैं। आपने बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया है, या यूं कहें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आपने बहुत कुछ नीतियां बनाई हैं और उसमें काम किया है। ये DBUs यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये क्या है और आम आदमी इसका उपयोग कैसे कर पाएगा? जी देखिए, जो बैंकिंग सेवाएं जनता तक कैसे पहुँचें, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कई सालों से चल रही है। इसकी शुरुआत बैंक नेशनलाइजेशन से हुई थी, लेकिन पिछले 15 सालों में और पिछले 5 सालों में इसमें जिस तरह से गति आई है वो अभूतपूर्व है। तो मैं आपके दर्शकों को कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि जो बैंक की जितनी शाखाएं थीं, तो मार्च 2010 में करीब 33,000 बैंक ब्रांचेस थी और दिसंबर 21 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है रिजर्व बैंक की कि ये 33,000 से बढ़कर 53,000 हो गई। तो करीब 20,000 शाखाएं ये बढ़ी हैं। और ये हम गाँव की बात कर रहे हैं। और लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि शाखाएं तो जो बढ़ी हैं और उसके साथ जो बैंक मित्र का आइडिया लेकर आए थे कि जिसमें बिना शाखा के आपका बैंक आपके द्वार, बैंक मित्र की पहुंच ज़्यादा है और वो घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकते। तो उनकी नंबर में कितना वृद्धि हुई है कि वो उस समय मार्च 10 का ही आंकड़ा है, करीब 3,40,000 और ये दिसंबर 20 में था 12 लाख और दिसंबर 21 में चौंकाने वाला आंकड़ा है 19 लाख से भी ऊपर। यानी 2021 में जो काम हुआ है वो इस स्थिति में पूरी तरह से अभूतपूर्व है। मतलब हम ये कहें पांडे साहब कि 2021 ये वो दौर था जब हम बुरी तरीके की कोविड की चपेट में थे जी। और देश में कई बार लॉकडाउन लगाना पड़ा। हाँ। इसके बावजूद सरकार की जो इच्छा शक्ति और मंशा है कि एक आम आदमी किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, उसका समावेशी हो, आत्मनिर्भर हो वित्तीय तौर पर, वो काम लगातार चलता रहा। इसका मतलब हाँ।
और ये अभी भी ये आंकड़ा अभी भी बराबर होता जा रहा है। अभी दिसंबर 21 का, क्योंकि रिपोर्ट आती है 21-22 की रिपोर्ट है ये, तो अब 22-23 की रिपोर्ट आएगी तो इसमें और बढ़। तो ये जो डिजिटल बैंकिंग सेवा केंद्र का जो योजना है, जिसमें 75 केंद्र शुरू किए जा रहे हैं 75वें वर्ष में, ये इसी का क्रम में एक अगला मील का पत्थर है कि जैसे एक छोटा एटीएम है, उसमें कैश निकालने की सुविधा है और एक बैंक ब्रांच में जाके बहुत कुछ करने की सुविधा है। ये एटीएम और फुल बैंक ब्रांच के बीच की एक चीज़ है कि एक तो उसमें उतने ज़्यादा बैंक का स्टाफ नहीं है, सेल्फ सर्विस की तरह है, जैसे सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट है। तो आप जाते हैं, आपको अगर मदद की ज़रूरत है तो कुछ लोग हैं जो आपको बता रहे हैं। अभी भी एटीएम में आप जाते हैं तो देखते हैं कि जो एटीएम के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कभी कभी फैसिलिटेट कर दे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो बता देते थे। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो कुछ टर्मिनल्स हैं जो आप आते हैं, अगर आपको पता है तो आप बिना किसी सहायता के खुद ही कर सकते हैं बिजनेस उसमें, और अगर ज़रूरत है तो वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपकी मदद करें। लेकिन ये कि आपके पास, जैसे आपने शुरू में कहा कि आपके पास फ़ोन मोबाइल नहीं है, सब कुछ वहाँ पर है टर्मिनल, आप जाइए। और इसमें केवल बैंक के अलावा इंश्योरेंस, बैंक लोन और इस तरह की और भी कई चीज़ों को जोड़ने की योजना है, जो इसका एक महत्वपूर्ण। बहुत चरण जी, आपके पास आते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बैंक में हम क्या करते हैं, पैसे डालते हैं, पैसे निकालते हैं। हालांकि अब नकदी जमा थोड़ी सी कम हुई है, कई बार ड्राफ्ट बनाना होता है, कई बार हमें लोन लेना होता है। सब कुछ हम कर सकते हैं, किसी बैंक बाबू के सामने गिड़गिड़ाने की अब ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन हम वहाँ कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इससे काफ़ी कुछ हो रहा है। आपका क्या मानना है कि ये हम किस दिशा में और कहाँ तक बढ़ गए हैं? ये तो आपने जहाँ शुरुआत की वो बहुत अच्छी शुरुआत की। मैं खुद कमर्शियल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में 1983 में था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंप्यूटर का नाम भी नहीं था और उसके बाद कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। पर आप हैरान होंगे, मैं रिज़र्व बैंक में उस टाइम पे नौकरी पर था जब हमने देखा 2013 में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हो रहा है। 2008 की बात है, तो हमने ये पाया कि 50% लोगों के पास बैंक का खाता ही नहीं है जी। तो इसलिए हम सब ने सोचा कि इसको तो मिशन मोड पे करना पड़ेगा और 2014 में जनधन अकाउंट खुल गए, हर एक के पास एक खाता खुल गया। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक समय था जब बैंक के अंदर जाने के लिए आम व्यक्ति डरता था, और अब उस व्यक्ति के घर में बैंक मित्र आना शुरू हो गया। तो एक किस्म का जो झाका था, जो डर था, वो बिल्कुल हट गया। अभी 2014 के बाद मैंने खुद काफ़ी रिसर्च की थी। IIM बेंगलोर में था उस टाइम में मैं प्रोफेसर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जब खोज कर रहा था, तो मैं आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि मैंने की 2013 में जब प्रधानमंत्री जी ने अभी अनाउंस नहीं किया था, और फिर की 2015 में जब हो चुका था। दोनों में बहुत अंतर था और लोग बहुत उत्सुक थे कि हम जाके खाता खोलें। पर जो बात मैं आपसे बतानी चाहता हूँ, जो आपके प्रश्न के साथ जुड़ी है, जब हमने सर्वे किए, तुमकुर इलाके में जाके सर्वे किए, बेंगलोर से 100 किलोमीटर बाहर है, जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो आम तौर पे खाता खोलने से डरते थे या जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से डरते हैं, डिजिटल बैंकिंग से डरते हैं, वो हमें कहने लगे कि हमें सिखाइए, हम करना चाहते हैं अपने हाथों से। और इतने प्रसन्न थे कि उनके हाथ में ये क्षमता होगी कि वो अकाउंट खोल सके। तो एक कदम उससे हम आगे चले गए। अब ये कदम क्या है, मैं इस ब्रांच में जा सकता हूँ और वहाँ पर ऋण भी ले सकता हूँ छोटा अमाउंट का। MSMEs जो होती है, माइक्रो इंडस्ट्रीज़, वो लोन अप्लाई कर सकती हैं, खाता खोल सकता हूँ, पैसा निकाल सकता हूँ। इस तरीके का जो मेरे में क्षमता आ गई। और एक कारण ये भी, जब उस टाइम पे थोड़ा भय था, जब मैं सर्वे कर रहा था, वो ये था कि मुझे इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, चला नहीं सकता हूँ। तो वो सारे भय जो हैं, वो अभी ये यूनिट जब शुरू हो गई तो आप देखेंगे कि उसमें ये सारा भय खत्म हो गया। बिल्कुल, और जब भय खत्म हो जाता है तो उसके आगे हम जीत जाते हैं। क्या होता था कि जैसा आपने बताया चरण जी कि 50% लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, यानी कि जो कुछ भी धन उनके पास रहता था वो किसी तरीके से उसको घर में छुपा के रखते थे। चोरों का डर कम होता था, घर में ही वो कहीं इधर उधर गायब ना हो जाए। बूढ़े हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं,
इन सब से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। और हमने चर्चा की कि आखिर ये डीबीयूज़ जो है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इनसे क्या फ़ायदे होंगे। हमारे दोनों मेहमानों से इनसे चर्चा हुई। हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से ये देखना चाहेंगे कि डीबीयू प्रदत्त जो सेवाएं हैं वहाँ जाकर हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम अगर किसी भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट के पास जाएं तो हम खाता खोल सकते हैं अपना बड़े आराम से। ई-केवाईसी है, वीडियो केवाईसी है, उसके ज़रिए खाता खोल सकते हैं। हमारे खाते में कितने पैसे हैं ये देखने के लिए हम अपना बैलेंस जान सकते हैं। पासबुक प्रिंट कराना एक ज़माने में बड़ी मुश्किल होती थी। बैंक बाबू कह देते थे कि आप कल आइए, आज बहुत भीड़ है, प्रिंटर ख़राब है। वहाँ आप पासबुक प्रिंट स्वयं कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को देना हो। निवेश, सावधि जमा जिसे कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं। लोन अगर लेना हो तो लोन का फॉर्म भर सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई चेक आपने जारी कर दिया और बाद में लगे कि नहीं ये पेमेंट हमें नहीं करनी है, रुकवाना है, तो चेक स्टॉप पेमेंट की सुविधा भी आप उससे ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टैक्स दे सकते हैं, कोई बिल पेमेंट करना हो बिल दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। और नॉमिनेशन ज़रूर करना चाहिए। जिस किसी का भी अकाउंट है उसको अपने अगले व्यक्ति के लिए नॉमिनेट ज़रूर करना चाहिए। तो ये हमने अपने मेहमानों से बातचीत करके ये दर्शकों को बताना चाहा कि डीबीयूज़ जो देश में खुल रहे हैं उनमें ये 10-11 जो ज़रूरी काम हैं हम वो क्या क्या कर सकते हैं। पांडे साहब, फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में देर से शुरू हुआ और कहते हैं कि हम बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे हम पीछे थे, हमने देर से शुरुआत की। लेकिन आज का परिदृश्य जब हम देखते हैं तो हमें तो ये लगता है आंकड़ों के आधार पे कि हम अमेरिका और यूरोप के कई देशों से आगे हैं। बिल्कुल। आप इसमें कुछ विस्तार से बताएंगे? आप सरकार में रहे हैं। नहीं, मैं इस बात में करने में कोई संकोच नहीं, किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है कि इस मामले में हम विकसित देशों से भी आगे निकल गए। और अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ ही समय पहले आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी इस बात को माना कि भारत का जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्रोग्राम है, इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों अकाउंट्स में पैसा डालना या टैक्स का रिफ़ंड करना, जीएसटी का रिफ़ंड है, इनकम टैक्स का रिफ़ंड, सब कुछ इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। इतने ज़्यादा बैंक अकाउंट, इतने ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस, पैन, आधार, मोबाइल, ये जो ट्रिनिटी है, इसकी वजह से जो हम कर पा रहे हैं 1 बिलियन प्लस, ये पूरी दुनिया में एक अनोखी मिसाल है। तो इसलिए बल्कि चर्चा तो इस पर शुरू हो गई है कि कैसे दूसरे देश इस चीज़ को हमसे सीख सकते हैं और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पांडे साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में कभी कभी अपनी तारीफ करने में भी हिचकना नहीं चाहिए। हालांकि डीबीयूज़ के क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ इसके गैर फायदे भी हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चरण सिंह साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि देखिए, दुनिया भर में भारत के बैंकों की बड़ी तारीफ होती है। और शायद इसकी 1-2 वजह जो मैं समझ सकता हूँ वो है कि एक सीआरआर का सिस्टम है, कैश रिजर्व रेशियो की, जो भी बैंक खोलता है एक निश्चित अमाउंट रिजर्व बैंक के पास जमा करता है, एसएलआर होते हैं, इस पर हम किसी अन्य एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के चलते आप देखिए, चैन की नींद सोते हैं कि बैंकों में हमारा पैसा सुरक्षित है। दूसरे कई देशों में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ब्राज़ील में, अमेरिका में, जहां पर आपके पैसे बैंक में हैं लेकिन आपका एक्सेस उस तक नहीं है, आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे वॉच डॉग्स हैं, आरबीआई है, सेबी है, उसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा। आप इसी एग्जाम्पल से चलिए जो आपने शुरू में कहा, कोविड में सब कुछ बंद था पर बैंक बंद नहीं थे। और मेरा सौभाग्य था, उन दिनों में मैं पंजाब सिंध बैंक का चेयरमैन था और मीटिंग्स कर रहा था और देख रहा था कि हमारे कर्मचारी बीमारी से डर रहे हैं, उसके बावजूद अपने काम में जा रहे हैं। ये इस तरीके की मजबूती जो बैंकिंग ने दी, और प्रधानमंत्री जी ने उस दिन अपनी भाषण में भी कहा कि अगर बैंकिंग मजबूत है तो देश मजबूत है। अभी आपने जो बात कही कि हमारे जो रेगुलेटर्स रिजर्व बैंक जैसा है, और सेबी भी आपने ठीक कहा, क्योंकि हमारे काफ़ी बैंक में वो चलते हैं, ट्रेडिंग चलती है इक्विटी की, तो इसलिए सेबी भी उनको देख रहा होता है। पर बेसिकली रिजर्व बैंक रेगुलेटर है, और इतना मजबूत रेगुलेटर है कि हमारे देश में
बैंकिंग फेलियर का नाम ही नहीं है, और जितनी जल्दी से बचा लेते हैं बैंक को और डिपॉजिटर्स को, वो भी एक मिसाल है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं उस टाइम पे आईएमएफ में नौकरी कर रहा था, 2010 की बात है, और 2008 का लेमन ब्रदर हो चुका था। अमेरिकन इकॉनमी डूब रही थी क्योंकि उन्होंने सब प्राइम में बहुत गलतियाँ की थी। उस टाइम पे उन्होंने हमारे देश से, रिजर्व बैंक से रेगुलेटर्स को बुलाया था और कहा था कि हमें बताइए कि आपने किस तरीके बैंकों को रेगुलेट किया और किस तरीके नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट किया। हमारे यहाँ तो शैडो बैंक हमें डुबा रहे हैं, बताइए कैसे। और आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ, मैं क्योंकि रिजर्व बैंक में बड़े वर्ष रहा हूँ, तो मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ रहा था, और स्टैनफोर्ड सैन फ्रांसिस्को में एक फेड रिजर्व की ब्रांच है। यहाँ वहाँ पर मैडम जेनेट येलन, जो आजकल वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट थी। उन्हें जब पता चला कि रिजर्व बैंक का एक जीएम इधर आया हुआ है, उन्होंने स्पेशली मेरे साथ मीटिंग्स की और पूछा कि आप रिजर्व बैंक में क्या करते हैं कि आप अपने बैंकों को इतना मजबूत रखते हैं। मेरा कहने का भाव ये है, हमें अपने बैंकों पे और अपने रेगुलेटर्स पे पूरा मान रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके का काम किया है वो बेमिसाल है, और दुनिया उनका लोहा मानती है। दुनिया उनका लोहा मानती है, और इसी का एक्सटेंशन है डीबीयू कि पहले हम बैंकों के पास जाते थे, अब बैंक हमारे पास, हमारे से जितना नज़दीक हो रहे हैं, आ रहे हैं। डीबीयू पे हम चर्चा कर रहे हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स पे, और इसके क्या फ़ायदे होंगे ये हमने चर्चा भी की, और देखते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि 5 बड़े फ़ायदे इन डीबीयू से क्या होने वाले हैं। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देश में जो ग्रामीण इलाके हैं जहां फाइनेंशियल लिटरेसी की थोड़ी सी कमी है, वहां पर फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब लोग खुद अपना खाता ऑपरेट कर पाएंगे, जान पाएंगे, उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, उनके खाते से कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा। डिजिटल बैंकिंग का लाभ सबको मिलेगा। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर नहीं भी है, जैसा हमने पहले कहा, यहाँ तक कि इंटरनेट नहीं है तो भी आप डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का बहुत तेज़ी से विस्तार होगा, और डिजिटल बैंकिंग से अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अर्थव्यवस्था को इससे किस प्रकार से फ़ायदा होगा, और क्या हम जीडीपी के आंकड़ों में भी कुछ परिवर्तन देख सकते हैं इससे अपवर्ड? बिल्कुल। मैं पिछली जो बात हो रही थी कि किस तरह से रिज़र्व बैंक के रेगुलेशन की वजह से हमारे यहाँ बैंक फेल्योर इतने नहीं हैं जितने और विकसित देशों में हैं, उसकी एक वजह यह है कि अभी भी हमारे बहुत सारे लोगों में के बीच में ऋण को लेकर एक जिसको कहते हैं एक पारंपरिक सोच है, ऋण लेने से कतराते हैं और ऋण लेकर खर्च करने से भी कतराते हैं। और एक तरह से ये अच्छी बात है कि जितने उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सौर, उस तरह। तो इस एटीट्यूड के साथ, लेकिन उसके चलते ये है कि कुछ विकसित देशों में जहाँ जिसको कहते हैं बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो, वो 150-200% है, हमारे यहाँ 50% है। जितना सालाना जीडीपी है उसका आधा क्रेडिट है। तो अगर आज के ज़माने में ये एक तरह की अर्थनीति है जो सारी दुनिया को इसको लेकर चल रही है कि आगे बढ़ना है, तो अगर आप इसी पर ही आप रहे कि जो हमारे अपने साधन होंगे उन्हीं से जो कर सकते हैं करेंगे, ऋण नहीं लेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते। जी जी जी। तो इस सोच के चलते सन 80 तक हम 3% की वृद्धि दर पर चले। उसके बाद जब हमने ऋण लेना शुरू किया व्यक्तिगत रूप से और सरकारी तौर पे, तो 3% से 6% पर ग्रोथ रेट हुई। तो ऋण और ग्रोथ में सीधा संबंध है। 50% क्रेडिट जीडीपी के साथ जब ये बढ़ेगा 60%, 70%, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा ग्रोथ में होगा। तो जो छोटे उसकी बात हो रही थी वो उसमें यह है कि जो क्रेडिट देने में बैंक के पास पैसा है, लेकिन बैंक देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, उसको पता नहीं कि उसके पास कितनी इनकम है। अगर एक छोटा सा, अभी आपने देखा होगा कि छोटे दुकानदार भी पेटीएम वगैरह से पेमेंट लेते हैं और यूपीआई से लेते हैं, तो उससे जो जितना पेमेंट उनका डिजिटल रिकॉर्ड क्रिएट होता है, हिस्ट्री क्रिएट होती है, तो बैंकों के लिए वो रिकॉर्ड वेरीफाई कर सकते,
उससे एक प्रूफ हो जाता है कि इसकी इतनी इनकम है, पिछले महीने इतना कमाया, पिछले 6 माह में इतना कमाया, तो इसके आधार पर लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो और उस लोन के मिलने से बिजनेस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, और जितना आप आसानी देंगे जी उतना ही उसमें खर्च करने के लिए भी एक इम्पल्सिव बाइंग भी बढ़ेगी। चरण जी, जब हम डीबीयू की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई एक सिस्टम है ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम, ये मैं भी समझ नहीं पाया हूं कि ये ब्रिक एंड मोर्टार सिस्टम क्या है, संक्षेप में एक बताएंगे, और किस तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम जो है इससे क्रिएट होगा और बेटर होगा। बिल्कुल, ये दोनों का प्रश्न का जवाब देता हूं, पर मैं एक और बात आपसे कहनी चाहता हूं। जो बैंकिंग सिस्टम है एक ऑक्सीजन की तरह होता है। अगर ऑक्सीजन अच्छी है तो ग्रोथ अच्छी होती है एक इंसान की। उसी तरीके अगर अर्थव्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, हर एक को पैसा मिल रहा है जिसको चाहिए, और अगर वो कहीं आप आकर पैसा रखना चाहता है वो रख सकता है, तो उससे अर्थव्यवस्था का काफ़ी लाभ हो जाता है। खास करके जनधन में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बार कहा कि देखिए हमारे पास कितने डिपॉजिट आ गए हैं, तो उससे आप लाभ कर सकते हैं। अभी आपने जो ब्रिक एंड मोटर ब्रांच की बात कही, ब्रिक एंड मोटर का मतलब है फिजिकल ब्रांच है, आप वहाँ पहुँच सकते हैं, सिर्फ टेलीफोन के रास्ते नहीं, आप वहाँ फिजिकली जाके पूरी चीज़ देख सकते हैं, कर्मचारी को मिल सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, अगर चाहे तो अपने आप कुछ उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जहाँ तक डिजिटल इकोसिस्टम का सवाल है, वो फिनटेक का सवाल है। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि मैंने लोन एप्लीकेशन दी, किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बैंक के पास अपने आप आ गई, मेरी लोन एप्लीकेशन अपने आप थ्रू हो गई। जो कई बार आपने जैसे कहा ना, शुरू में शिकायत लगती थी कि मिलना पड़ता था, ब्रांच में जाके 10 लोगों को मिलना पड़ता था, हर आदमी अलग सवाल पूछता था, कई बार डर लगता था कि हमसे कुछ मांग तो नहीं रहा है। अभी वो सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो डिजिटल इकोसिस्टम से एक तो हम लोग डिजिटली सारी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, दूसरा डिजिटली हमारी एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग हो जाएगी, खाते खुल जाएंगे, लोन एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएंगी, क्रेडिट रेटिंग अपने आप जहाँ चाहिए वहाँ पहुँच जाएगी, लोन हमें मिल जाएगा, ब्रांच में जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो जिस तरीके की सहूलतें सरकार सोच रही है, और जिस तरीके आपने भी कहा और मैं भी आपको बता रहा था, हम लोग लीप फ्रॉग कर रहे हैं, दुनिया पीछे रह गई है। आपको एक बहुत आसान उदाहरण देता हूँ, आप बैंक से जब पैसा निकालते हैं ओटीपी आता है आपके, ये बिल्कुल फायरवॉल है, सेफ्टी है, आप ही हैं, ये विदेशों में कहाँ है? ये नहीं है। तो हम लोग कहीं आगे गुजर चुके हैं दुनिया से, और दुनिया को एक एग्जाम्पल मसाल दे रहे हैं कि आप इस तरीके डिजिटली, जहाँ ब्रिक एंड मोटर ब्रांच नहीं हो सकती है, फिजिकली नहीं जा सकते हैं, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप इस तरीके 24/7 बैंकिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पांडे साहब हम ये करना चाहते हैं, चरण जी ने जैसा कहा कि हम दुनिया से ऑलरेडी आगे हैं अभी, और ये आगे हम और ये दूरी डिस्टेंस पीछे छोड़ते जाए बाकी देशों को डिजिटल बैंकिंग और वित्त व्यवस्था के मामले में, उसके लिए आप कहाँ देख रहे हैं कि भारत अगले 5 वर्षों में कहाँ जाकर खड़ा होगा? नहीं, ये देखिए, अब तो पहले नंबर पर तो है ही, सिर्फ फर्क ये है कि पहले और दूसरे में जो गैप है वो कितना बढ़ेगा। जी जी, तो पहला ही रहेगा, वो गैप बढ़ाने के बाद कितना फासला हम कितना, जैसे एक है कि आप कभी 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 6वीं अर्थव्यवस्था है, अब आप तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है। हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बीच में ले आएंगे। हाँ जी, अभी तो सिर्फ बैंकिंग की बात हो रही है। जैसे जैसे डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ेगा और हमारी डिजिटल स्टैम्प बढ़ेगी, आप देखेंगे इंश्योरेंस भी बीच में आ जाएगी। और इंश्योरेंस को लेकर देश में मैंने देखा पिछले 1-2 दशक में, और खास करके पिछले 5-6 वर्षों में अवेयरनेस काफी बढ़ गई लोगों के बीच में। बिल्कुल। ये डीबीयू में मैंने आपको शुरू में कहा कि इसमें जो दो सर्विसेज जो ऐड की गई हैं, जो माइक्रो बैंकिंग के साथ माइक्रो इंश्योरेंस, छोटे इंश्योरेंस के लिए भी छोटा जो आप बड़ा प्रीमियम एक साथ नहीं दे सकते, छोटा दे सकते हैं, तो ऐसी कई पॉलिसीज जो हैं, और जब बैंकिंग और इंश्योरेंस का कंबाइंड होगा तो जो पैसा इकट्ठा होगा और उससे जो ग्रोथ होगी वो अभूतपूर्व होगी। तो ये बहुत ही सही दिशा में सही कदम है और बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, देश में सेफ्टी है। अब दोनों मेहमानों से बातचीत हुई और हमने देखा कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से फ़ायदा इसका मिल रहा है लोगों को। लेकिन हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, कहते हैं ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
कई बार ऐसा सुनने में भी आता है कि डिजिटल बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग या ऐप से बैंकिंग करते समय पैसे निकल गए, किसी को ओटीपी आपने गलती से शेयर कर दिया, आप समझ नहीं पाए, किसी लिंक को आपने क्लिक कर लिया। क्या डीबीयूज़ के साथ भी ऐसी कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, नहीं तो ख़तरा हो सकता है? देखिए, एक बात मैं आपसे कहनी चाहूँगा। आपने शुरुआत में कहा और मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं 1984 में रिज़र्व बैंक जाके ज्वाइन किया था, कभी फ़ॉरेन बैंक नहीं देखा था। फ़ॉरेन बैंक के अंदर पैर रखते हुए डर लगता था। जी जी। ये प्रधानमंत्री जी और इस तरीके की सरकार जो कर रही है, एक अंदर से भय निकाल रही है। आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हाँ रिस्क है, गलती से एक बटन दब गया, पैसा कहीं का कहीं चला जाएगा, तो एकदम चेतावनी से होके काम करना पड़ेगा। पर जितने ये रिस्क हैं उनके आप सॉल्यूशंस भी हैं, उसको संभाल भी सकते हैं। हाँ, अगर पैसा एकदम चला गया, आप एकदम अप्रोच कर सकते हैं जहाँ पर, वहाँ पर उसको स्टॉप कर सकते हैं। आपने खुद कहा कि चेक पेमेंट स्टॉप कर सकते हैं, या जिस अकाउंट में गया वहाँ कर सकते हैं। रिस्क तो रहेगा, सड़क पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पीड से ट्रांजैक्शन हो रही है। आप और हम जब छोटे होते थे, चेक भेजते थे, 3 हफ्ते बाद दूसरे शहर में पहुंचता था, उसके 2 हफ्ते बाद कैश आता था, तो कहीं भी उसको रोक सकते थे। अब रफ्तार बढ़ गई है, फास्ट फूड का ज़माना है और फास्ट ही ट्रांजैक्शन होती हैं। पर मैं ये कहता हूँ, जहाँ पर ये रिस्क है, आम तौर पे फायरवॉल्स भी हैं, काउंटर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आखिरला बटन दबाने से पहले 3 बार आपसे कहा जाता है कर दें, आपने देख लिया है, श्योर, तो उस तरीके आपको बॉक्स भी टिक करना होता है, बॉक्स भी टिक करना होता है। तो सिस्टम इस तरीके बनाया गया है कि जहाँ रिस्क है स्पीड के साथ, वहाँ पर चेतन अगर हैं तो उतना भी डर नहीं है। तो गाड़ी अगर सड़क पे होगी, थोड़ी बहुत खरोच लग सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी को सड़क पे नहीं लाना है। यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमने अपने दोनों मेहमानों से बातचीत की और ये देखा कि बैंकिंग व्यवस्था में भारत दुनिया का लीडर है, और ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया है कि सरकार के पास एक विल पावर है, और विल पावर से लोगों को जोड़ने की ताकत आई है, लोगों में भय ख़त्म हुआ है, और हम सब जानते हैं कि जब भय ख़त्म हो जाता है तो जीत आपकी कदमों में होती है। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे ही मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।